नमस्कार। आप सभी का हिल सायरन योगालय में स्वागत है। आज की सेशन की शुरुआत मैं स्वामी कुवल्यानंद जी और डॉक्टर भोले जी को याद करके करता हूँ। ये दो योग के ऐसे अभ्यासक थे, योग के ऐसे प्रचारक थे जिन्होंने योग की प्राचीनता को कायम रखते हुए योग की वैज्ञानिकता का इस जग को, इस देश को, इस समाज को अनुभव किया। मैं उनको प्रणाम करते हुए उनके कार्य को आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ और आज के ज़माने में जो योग का प्रदर्शन चल रहा है उसमें इन दोनों ने योग का दर्शन हमें करवाया है, इसलिए इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का विषय है आसन एज अ मीन्स एंड एज एन एंड, यानी कि आसन ही साधन है और आसन ही साध्य है। आसन को आज के युग में बहुत ही सामान्य दर्जा दिया गया है। बहुत सारे योग शिक्षक आसन को ऐसे दर्शाते हैं कि आसन सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करना चाहिए, आसन सिर्फ हमारी बॉडी को टोन करने के लिए करना चाहिए, और कई जगह पे ऐसे बताया जाता है कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इन तीनों के लिए एक प्रिपरेशन होता है, उनमें सही जाने के लिए एक प्रयास होता है और इसे शारीरिक रूप में बांध दिया गया है। क्या आपको लगता है आसन का महत्व सिर्फ इतना ही है? क्या आसन को सिर्फ इतना ही सामान्य दर्जा दिया जाना चाहिए? तो देखते हैं आसन कैसे साधन है और कैसे आसन ही साध्य है। तो मैं महर्षि पतंजलि के सूत्र से ही शुरू करना चाहूंगा, जहां पे महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखम आसनम। जब हम ये सूत्र पढ़ते हैं तो यहां पे हमें कहा जाता है कि स्थिर सुखम आसनम, कि आसन यानी कि एक जगह पे स्थिर होना। अब अगर देखा जाए तो जब हम मेडिटेशन को जाते हैं तो मेडिटेशन के लिए एक जगह पे स्थिर होना काफी जरूरी होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक शारीरिक स्थिति नहीं है, एक शारीरिक प्रयास नहीं है। इसे हम साइकोफिजिकल यानी कि मनोशारीरिक प्रयास कह सकते हैं, क्योंकि जो स्थिर शब्द है वो हमारे शरीर से, इस घट से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्थिरता ये हमारे मन और आत्मा से जुड़ी हुई है। जब तक आपके मन में स्थिरता नहीं है, शरीर स्थिर होके कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जब हम स्थिर सुखम आसनम कहते हैं तो हमें इसको सिर्फ शारीरिक बल से स्थिर होने का नहीं, बल्कि शारीरिक स्थिर और मानसिक स्थिरता ऐसे देखना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद का जो सूत्र है प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम, तो अब इस सूत्र में हमें ऐसे बताया गया है कि आसन ही साधन है, आसन ही साध्य है। अगर आपको प्रयत्न करके शैथिल्य लाना है
अब यहां पे देखिए, प्रयत्न शारीरिक है, लेकिन शैथिल्य, रिलैक्सेशन जो हम कहते हैं, वो एक मानसिक अनुभव है। जब तक आप मानसिक स्थिति में स्थिरता नहीं लाते हैं, तब तक ये प्रयास अधूरा हो जाता है। तब तक जो हमें समाधानता लानी है, अनंत समापत्तिभ्याम, तो अनंत समापत्तिभ्याम कब पॉसिबल है? जब हम समाधि की ओर जाते हैं। तो आप आसन में बैठकर मेडिटेशन शुरू करते हैं, अनंत समापत्ति की तरफ बढ़ते हैं, तभी आपका साध्य पूर्ण हो जाता है। तो आसन से आप शुरू करते हैं और आसन में ही आप आगे बढ़ते जाते हैं और आसन में ही आप ध्यान की ओर जाते हैं, समाधि की ओर जाते हैं, और वही हमारा साध्य है। जो योग की नई नई शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये चीजें समझना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास वो जब करते रहेंगे तो उनको धीरे धीरे ये सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अब इसका और एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक है, समम काया शिरोग्रीवम धारणायश्चल स्थितः। यहां पे भी अगर आप देखेंगे कि आसन बताया गया है कि समम काया, जब तक ये काया है, शिरोग्रीवम निश्चलम, शरीर, सिर और शरीर निश्चल होना चाहिए, स्थिरता आनी चाहिए। तो आसन सिर्फ एक लिमिटेड कि मुझे प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है, धारणा करनी है, इसलिए मैं आसन कर रहा हूं, यहां तक उसको सीमित मत रखिए। आसन को और महत्वपूर्ण चीजों के लिए देखा जा सकता है। अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आसन और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि ठीक है, हमने कह दिया आसन ही साधन है, आसन ही साध्य है, लेकिन आसन का पर्पज क्या है? आसन हमें क्यों करना चाहिए? आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना आसनों के ध्यान धारणा सिखाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से आसन नहीं सिखाते हैं। आसन के जगह पे फिजिकल एक्सरसाइजेस, कुछ तो भी सर्कस आसनों में चल रहा है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आसन का पर्पज क्या है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो आसन का पर्पज है आत्म साक्षात्कार, आत्म परीक्षण, आत्मज्ञान। ये भी पतंजलि जी ने अपने सूत्रों में बताया है, तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टा को अपने स्वरूप, अपनी अवस्था का ज्ञान होना ही योग है। तो आसन आपको वो सेल्फ रियलाइजेशन देता है, वो ज्ञान देता है। डॉक्टर भोले जी कहते हैं कि ज्ञान पाने के दो मार्ग हैं, थ्रू फिजिकल मोटर सेंसरी ऑर्गन्स एंड विदाउट मोटर सेंसरी ऑर्गन्स। अब जैसे कि अपने अगर छोटे बच्चों को देखा होगा जो अभी अभी देखना शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी चलना शुरू किया है, तो वो हर चीज को अपने पांचों इंद्रियों से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने उनको कोई चीज हाथ में थमा दी तो वो हाथ लगाकर उसका टेक्सचर देखते हैं कि वो खुरदरा है, सॉफ्ट है, मुलायम है। फिर उसको सूंघने की कोशिश करते हैं,
फिर उसको अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। वो राउंड है, क्यूबिकल है, उनको कुछ नहीं पता है राउंड क्या है, क्यूबिकल क्या है। वो बस समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज क्या है, उसका ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। फिर वो उनको चख कर देखते हैं, अपने टंग से उसको चख कर देखते हैं कि क्या इसको कोई स्वाद है, क्या ये खाने योग्य है। फिर उसको वो महसूस करके देखते हैं अपने शरीर से लगाकर कि उसको कोई टेम्परेचर है, कुछ क्या उसको कोई कोल्डनेस है। तो इस तरह से वो अपने सेंसरी ऑर्गन से उस चीज का ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। वो जो ज्ञान हमें आता है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। लेकिन वही ज्ञान होता है जो हमें थोड़ा सा दुख भी देता है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी देता है। अब पतंजलि जी जहां कहते हैं तदा दृष्ट स्वरूपे वस्थानम, और भोले जी ने इस सूत्र का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा है कि विदाउट फिजिकल मोटर सेंसरी ऑर्गन्स, तो इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि मानो आप आईने के सामने खड़े हैं, तो आप खुद को महसूस कर सकते हैं। अगर आप आंखें बंद करके शांति से खुद को महसूस करने की कोशिश करेंगे तो आप आपका शरीर का टेम्परेचर कैसे है वो महसूस कर सकते हैं। क्या आपके शरीर से कोई गंध आ रही है उसको महसूस कर सकते हैं। शरीर में क्या क्रियाएं चल रही है उसको महसूस कर सकते हैं। आईने में आप आपके शरीर को देख सकते हैं। तो इस तरह से हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं। तो शायद आसन में भी हम इसी का प्रयास करते हैं। शायद आसन इन्हीं चीजों का अनुभव करने के लिए किया जाता है। लेकिन इस तरह से हमें कोई आसन सिखाता नहीं है। तो इस 21 दिन के योगिक जीवन शैली में हमारा ये प्रयास है कि आपको आसन के उस प्रक्रिया से लिया जाए कि आप कर्ता भाव छोड़ के दृष्टा भाव से आसन समझने की कोशिश करें। तो दूसरा पर्पज क्या है? घट शुद्धि। हठयोग प्रदपिका में और घेरण संहिता में घट का बहुत बार उल्लेख हुआ है। अगर देखा जाए तो घट को देह ये शब्द भी वो लोग इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर, देखिए हमारी प्राचीन संस्कृति बहुत बहुत ही परिपूर्ण थी। कहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है उसका उनको भली भांति ज्ञान था। तो उन्होंने घट शब्द को इस्तेमाल किया। अब घट क्या होता है ये हम प्राणायाम जब सीखेंगे तब उसको और अच्छे से समझेंगे। अभी मैं फिलहाल आपको यही बताऊंगा कि घट यानी कि हमारा जो शरीर का हिस्सा है जिसमें हाथ और पैर नहीं आते, वो हिस्सा जो बचता है उसे घट कहा जाता है। तो उसमें आता है हमारा सिर और हमारे गर्दन के नीचे से लेके हमारे कमर तक का हिस्सा। तो आसन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है घट शुद्धि। अब घट शुद्धि करना क्यों जरूरी है? अगर आप देखेंगे तो हमारा जो घट है, देह है, शरीर है, वो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, भावनिक तौर पे बहुत सारी अशुद्धियां लेकर चल रहा है। हम इतने इग्नोरेंट हो चुके हैं कि हमें सेंसिटिविटी का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। हमारा शरीर इतने बीमारियों से भर चुका है कि हमें खुद के बारे में कुछ महसूस ही नहीं होता है।
हमारे शरीर में क्या क्रियाएं चल रही है उसके बारे में कुछ महसूस ही नहीं होता है। हमारी भावनाएं ऐसे बोझ के तले दब गई है, या फिर हम इतना डर के भावना में जी रहे हैं कि हम दूसरे भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं। हम मानसिक तौर पे भी इतने ज्यादा अचल हो चुके हैं, इतने ज्यादा चिंतित हो चुके हैं कि हम खुद को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो आसन आपके घट शुद्धि के लिए काफी जरूरी होता है। आपके घट में जो अशुद्धियां है उसका निर्मूलन भी होना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान के लिए सबसे जरूरी होता है घट शुद्धि। जब तक आपकी घट शुद्धि नहीं होती है तब तक आपको आत्मज्ञान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तीसरा बेहद जरूरी पर्पज होता है योग का, वो है ब्रीदिंग अवेयरनेस, खुद की सांसों का अनुभव लेना। आज के दौर में हम सिर्फ अपने कुछ सीमित प्रतिशत सांसों को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप आसन करते हैं तो आसन में आप पूरे शरीर से सांस लेना और छोड़ना इसका प्रयास कर सकते हैं। ये आपको आसन सिखा देता है। उसके बाद चौथा सबसे महत्वपूर्ण पर्पज होता है, आपके जो सबसे महत्वपूर्ण शरीर के अवयव है उनकी सेहत बढ़ाना और आपके मेरुदंड में ताकत भरना, मेरुदंड को लचीला बनाना, यानी कि टू बिल्ड द ऑर्गेनिक विगर एंड मेक योर स्पाइन पावरफुल। अब ये चीज अगर हम देखेंगे तो आसन सिर्फ शरीर को शारीरिक तौर पे काम नहीं कर रहा है, आसन हमें वो उपलब्धियां दे रहा है जिसके बारे में सामान्य लोग सोच नहीं सकते हैं। तो हमने देखा कि आसन हमें आत्मज्ञान, घट शुद्धि, ब्रीदिंग अवेयरनेस यानी कि सांसों का महत्व और हमारे अंतर इंद्रिय और हमारे मेरुदंड की जो हेल्थ है वो देता है। तो बहुत बार ये सवाल भी पूछा जाता है, तो क्या फिर आसनों के अभ्यास से कोई बल, कोई शक्ति की भी वृद्धि होती है? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि शक्ति कौन कौन सी होती है, किस प्रकार की शक्तियां होती है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मानो आप यहां पे अब बैठे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, या आप किसी कार्यक्रम में बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, तो आप कुछ समय बाद अपने पीठ में, आपकी कमर में, आपकी गर्दन में दर्द महसूस करते हैं। आपको वो जगह, वो पोस्चर छोड़ने का मन करता है। अब यहां से हमारे शक्ति का हमें अनुभव होता है। जैसे कि अगर आपके मेरुदंड में, आपके स्पाइन में अच्छी स्ट्रेंथ है, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो आप ज्यादा देर तक अभ्यास कर सकते हैं, उस जगह पे ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। तो हमारे आसनों से हमारे शरीर में ये वृद्धि होती है। अब मैंने कहा कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक होती है इच्छा शक्ति, दूसरी होती है ज्ञान शक्ति और तीसरी होती है क्रिया शक्ति।
तो इसका एक उदाहरण, अगर एक जीवंत शरीर और एक मृत शरीर जिनका वजन एक जैसा है, जिनका हाइट एक जैसा है, जिनका कद काठी एक जैसी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर एक है कि जीवन शरीर इच्छा शक्ति के बल पर चाहिए वो हलचल कर सकता है और क्रिया शक्ति के बल पर उसके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं घटती जाती है, जैसे कि जीवन शरीर की किडनियां, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये अपनी क्रियाएं अपने आप कर रही है। अगर वही हम मृत शरीर में देखेंगे तो मृत शरीर में ये सारी क्रियाएं बंद हो चुकी है। उस मृत शरीर में इच्छा नहीं है कि वो मूवमेंट करे, तो इच्छा शक्ति भी वहां से हट चुकी है। तो आसनों के अभ्यास से एक सीमित तक आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ती है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी प्राण शक्ति बढ़ती जाती है। तो इसलिए हमें आसनों के अभ्यास से हमारी क्रिया शक्ति, प्राण शक्ति एक अच्छे पैमाने पे बढ़ती है और आप इच्छा शक्ति के बल पर एक लेवल तक, एक मर्यादा तक खुद को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्रिया शक्ति से खुद को स्थापित किया है तो आपके अंदर बहुत सारी बदलाव आपको महसूस आते हैं। उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि ओलंपिक में दौड़ लगाने वाला, 100 मीटर दौड़ लगाने वाला बंदा अपने इच्छा शक्ति से हर बार ये कोशिश करता है कि मेरा जो 100 मीटर का समय है वो मैं कितना 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड से अंदर ला सकता हूं। लेकिन वो हमेशा जीवन में हमेशा उस कोशिश को नहीं करता रहेगा, क्योंकि किसी ना किसी दिन उसका शरीर थकने वाला है, किसी ना किसी दिन उसको पारित करने वाला, उसको पछाड़ने वाला और कोई आ रहा है। लेकिन जब आप क्रिया शक्ति के बल पर किसी चीज का अनुभव लेते हैं, क्रिया शक्ति को बढ़ाते हैं, पर वो आपको आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान की तरफ भी ले जाता है। इसलिए आसन के अभ्यास से हम क्रिया शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अब क्रिया शक्ति क्या है वो हम आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं। तो अभी सबसे गंभीर विषय है कि आसन और बलोपासना, इनमें क्या अंतर है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप आसन करते समय क्या आप आसन कर रहे हैं या फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज क्या होती है? अगर आप देखेंगे तो हमारे पुराने जमाने में, मैं महाभारत रामायण के समय की बात कर रहा हूं, कि उस समय में धनुर्विद्या, गदा विद्या, मल्ल विद्या, मल्लखाम आदि प्रकार के खेल हुआ करते थे। वो खेल शरीर को सुदृढ़ता देने के लिए किए जाते थे, लेकिन उसी के साथ उनको योग का, आसनों का एक अलग अभ्यास दिया जाता था। लेकिन जब हमारा योग पाश्चिमात्य देशों की तरफ गया और हमारे योग ने एक नया रूप धारण करके वही फिर भारत में वापस आया, उसे हमने आधुनिकता का नाम दिया, जो अभी योग की वजह फिजिकल एक्सरसाइज हो गया।
तो फिजिकल एक्सरसाइज होता क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज एक कंपटीशन होता है खुद से या फिर किसी और से। वहां पे एक टारगेट होता है, वहां पे एक गोल होता है। जैसे अगर हम उदाहरण ले बॉडी बिल्डिंग, तो बॉडी बिल्डिंग में हमारा एक टारगेट होता है कि मुझे शरीर को इतना सुदृढ़ बनाना है, इतना शरीर को सौष्ठव करना है, मुझे इस बंदे से खुद को ऐसा दिखाना है। अगर मैं बात करूं फुटबॉल की, तो वहां पे एक गोल होता है, एक गोलकीपर होता है और एक बॉल होता है, और हमें उस बॉल को उस गोल तक भेजना होता है। अगर मैं बात करूं इंडोर खेल जो हम बैठकर खेलते हैं, जैसे कि चेस हो गया, कैरम हो गया, तो वहां पे भी हमारे सामने एक लक्ष्य है, एक टारगेट है, और उस टारगेट को हमें अचीव करना है। हमने देखा है कि लोग जो खेल खेलते हैं वो उस खेल में इतना डूब जाते हैं कि वो खुद को भी भूल जाते हैं। वो अपने लक्ष्य को पाने में इतना प्रेरित हो जाते हैं कि वो खुद को भी भूल जाते हैं। तो क्या ऐसे खेल पहले खेले जाते थे? बिल्कुल। पहले बड़े बड़े राजाओं के जो बेटियां होती थी, राजकन्याएं होती थी, उनके लिए स्वयंवर रचाया जाता था, और उन स्वयंवर में जो राजकुमार आते थे, वो अपने शारीरिक और बौद्धिक बल का प्रदर्शन करके उस राजकन्या को जीत के ले जाते थे। अभी के समय में हमने वही चीज सिर्फ मेडल से बदल दी है, लेकिन जो प्रिंसिपल है, जो तत्व है, वो वही का वही है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर उस खेल से मैं गोल ही निकाल दूंगा, तो वो खेल का जो आत्मा है वही निकल जाएगा। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि जब भी हम खेल खेलते हैं तो उसमें हमें एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को पाना, तो उसके लिए हम खुद को काबिल बनाते हैं, उसके लिए हम कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करते हैं। हमारा जो फिजिकल नेचर होता है, फिजिक्स हम बनाते हैं, वो भी हम उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के हिसाब से बनाते हैं। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर देखे होंगे जो जब वो खेल से दूर हो जाते हैं तो उनका अपने शरीर के फिटनेस का, अपने शरीर के बल का भी उनको भूल सी हो जाती है, वो भूलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप आसन देखेंगे तो आसन में कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ हासिल नहीं करना है, कुछ नहीं पाना है। आसन में बस आप भीतर जा रहे हैं, खुद के अंदर झांक रहे हैं, और वहां पे भी कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये सबसे जरूरी है कि आसन में आप क्रिया शक्ति को समझ रहे हैं, और खेल में, फिजिकल एक्सरसाइज में, स्पोर्ट्स में आप इच्छा शक्ति को बना रहे हैं। हमें दोनों शक्तियां जरूरी होती है, लेकिन क्रिया शक्ति हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना बल के, बिना साहस के भी हम नहीं जी सकते हैं, तो इसलिए हमें इच्छा शक्ति होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन उसी के साथ क्रिया शक्ति का भी बहुत जरूरी है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि स्पोर्ट्स गलत है, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि स्पोर्ट्स नहीं खेलने चाहिए, लेकिन आपको उन दोनों में स्पष्ट अंतर दिखना चाहिए कि आसन आसन होते हैं और खेल खेल होता है। आप आसनों का खेल करना अगर शुरू कर देंगे तो आसन का महत्व खत्म हो जाएगा। तो हमें अब नए पर्सपेक्टिव से आसनों को कैसे देखना है, हमारा जो आसनों की तरफ देखने का नजरिया है उसको कैसे बदलना है।
तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे घट को समझना बेहद जरूरी है। घट यानी कि जो हमारा शरीर है, सिर से लेकर कमर तक का हिस्सा जिसमें हमारे हाथ और पैर नहीं आते हैं। नो एक्सट्रीमिटीज आर इंक्लूडेड और इन्वॉल्व। तो इस घट में अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, जो प्रोसेसेस है, वो चल रही है। आपके ब्रेन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं जिससे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो रही है, जो बाकी के सारे एंडोक्राइन सिस्टम को, एक्सोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। आपके शरीर में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है जो बाकी सारी प्रक्रियाएं करके आ रही है। तो हमें यह समझना है कि जब हम आसन करते हैं तो हम हमारे मोटर कॉर्टेक्स की तरफ से हमारे सेरेब्रम की तरफ जाते हैं। तो हम प्रक्रिया शुरू तो करते हैं, लेकिन वो क्रिया अपने आप होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप एक आसन में बैठ तो गए हैं, लेकिन उसके बाद शरीर अपनी क्रियाएं आराम से कर रहा है। तो यह समझना बहुत जरूरी है। तो आसनों को हम हमारे रोजमर्रा की जीवन शैली में कैसे शामिल करें, कौन से आसन हमने रोज करने चाहिए, ये बहुत लोगों का सवाल होता है। इस पे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी शक्लें लड़ाई है और बताया है कि ये आसन करने चाहिए, इससे ये होगा, उससे वो होगा। लेकिन डॉक्टर भोले जी ने इसे बहुत सहजता से बताया हुआ है। डॉक्टर भोले जी ने एक चार्ट बनाया है जिससे उन्होंने आसन कौन कौन से होते हैं और वो हमारे शरीर पे क्या क्या असर डालते हैं, वो काफी आसानी से समझाया है। उन्होंने कहा है कि आसन 3 प्रकार के होते हैं। ध्यानात्मक आसन, जो हम ध्यान करने के लिए करते हैं। शरीर शैथिल्य आसन, मतलब बॉडी को रिलैक्स करने वाले आसन। और शरीर की क्रिया शक्ति बढ़ाने वाले आसन, यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे स्पाइन होती है, हमारा सेंस ऑफ बैलेंस होता है, जो भी शरीर में क्रियाएं होती है उनको अच्छे से बनाने वाले आसन। तो जैसे कि मेडिटेटिव आसन में आप पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन आदि आसन कर सकते हैं। रिलैक्सिंग आसन में आप शवासन, मकरासन आदि आसन कर सकते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने कल्चरल आसन बताए तो उसको और अच्छे से फिर कैटेगराइज किया। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि कल्चरल आसन में ऐसे आसन जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स और आपके स्पाइन के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि हमारे स्पाइन की 4 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होती है। फॉरवर्ड बेंडिंग, जो हम पद्मासन, पादहस्तासन आदि आसनों में महसूस कर सकते हैं। हमारी बैक बेंडिंग, स्पाइन की बैक बेंडिंग होती है, जैसे कि आप भुजंगासन, सेतुबंधासन, उष्ट्रासन आदि में महसूस कर सकते हैं। धनुरासन, ये भी एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद आप स्पाइन को साइड से बेंड कर रहे हैं, टू द लेफ्ट साइड एंड टू द राइट साइड। उसके लिए भी चक्रासन, परिघासन, ये 2 महत्वपूर्ण आसन होते हैं। और चौथा होता है स्पाइन का ट्विस्टिंग करना। तो उसके लिए उन्होंने कहा है आप मेरु वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, ये आसन का चुनाव कर सकते हैं। तो उसके बाद बाकी के जो आसन बचते हैं उनको उन्होंने और अच्छे से कैटेगराइज किया। उन्होंने बताया कि अपने स्नायु यानी कि मसल, अस्थि यानी कि बोन्स,
और आपके शरीर को सुदृढ़ बनाने वाले आसन, जैसे कि उत्कटासन हो गया, गरुड़ासन हो गया। तो ये आसन आपके शरीर की सुदृढ़ता बढ़ाते हैं। फिर उन्होंने बताए सेंस ऑफ बैलेंस, शरीर में समतोल बढ़ाने वाले आसन। तो इसमें उन्होंने मयूरासन, नौकासन, वृक्षासन, बकासन आदि आसनों को महत्व दिया। और फिर सबसे जरूरी जो आसन है, जिसे हम इन्वर्जन कहते हैं, जो हमारे रुधिराभिसर यानी कि लिम्फेटिक ड्रेनेज को काफी महत्व देते हैं, उसमें उन्होंने विपरीत करनी, सर्वांगासन और शीर्षासन आदि आसनों को भी महत्व दिया है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे इस चार्ट को, तो इससे समझ में आएगा कि हमें कौन से आसन करने जरूरी होते हैं। अब उसके लिए हमें घट को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको हमारे शरीर के अंदर कौन से अवयव है, उनका क्या काम होता है, उसकी भी समझ अभी तक नहीं है। तो वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम प्राणायाम में चर्चा करेंगे तो प्राणायाम में मैं विस्तृत आपको बताऊंगा कि घट क्या होता है। अभी सिर्फ मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे घट के 4 मार्ग होते हैं। पूर्व मार्ग यानी कि फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, पश्चिम मार्ग यानी कि बैक साइड ऑफ द बॉडी, जिसे अगर मैं बायोलॉजी के लैंग्वेज में या एनाटॉमिकल लैंग्वेज में कहूंगा तो एंटीरियर पार्ट फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी पूर्व मार्ग, पोस्टीरियर पार्ट बैक साइड ऑफ द बॉडी पश्चिम मार्ग, लेफ्ट लैटरल साइड मीन्स वाम मार्ग एंड राइट लैटरल साइड मीन्स दक्षिण मार्ग। तो ये 4 मार्ग हमारे लिए सबसे जरूरी होते हैं, जहां से हमारे शरीर में प्राण का संचय होता है, प्राण का व्यापक, प्राण का हलचल होती है। तो इसको हम प्राणायाम के सत्र में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हमें आसनों की तरफ देखने का जो हमारा पर्सपेक्टिव है, उसे बदलने की बेहद जरूरी है। तो हमारा जो आसनों के तरफ देखने का नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, उसको बदलना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारे आधुनिक जीवन शैली में ज्यादातर बीमारियां हमारे शरीर के 3 हिस्सों से जुड़ी हुई है। एक हमारे ब्रेन, जिसे हम मानसिक विकार कहते हैं, दूसरा हमारा स्पाइन, जिसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस कहते हैं, और तीसरा हमारा ट्रंक, विसरल ऑर्गन्स है, उससे जुड़ी हुई कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों घट का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अगर आप मानसिक विकारों से खुद को बचाते हैं तो आपके शरीर की व्याधियां खत्म हो जाती है। आपका ब्लड प्रेशर, हार्मोनल इंबैलेंस, स्पाइन रिलेटेड इश्यू, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यू, डिप्रेशन रिलेटेड इश्यू, ये सारे कम होने में मदद होती है। तो इसलिए आसन जब हम करते हैं तो हमारा जो व्यू है, जो पर्सपेक्टिव है, वो हमारे घटक को और सुदृढ़ करना, इसकी तरफ होना चाहिए, ना ही हमारे स्नायुओं की तरफ कि मेरे मसल कितने फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, कितने स्ट्रेच हो रहे हैं, मैं कितना पावरफुल बन रहा हूं। तो आप आपकी प्रक्रियाओं को कितना अच्छा बनाते हैं, वो हमें समझना बेहद जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में आसन, साधन और साध्य भी
आपको आसनों का महत्व समझ में आया होगा। आसन सिर्फ शारीरिक बल को, शारीरिक स्नायुओं को वृद्धि देने के लिए नहीं है, उससे बेहद जरूरी काम हमें आसन में समझने हैं, आसन के क्रियाओं को हमें समझना है। और उसी के लिए हमने ये 21 दिन की जीवन शैली का आरंभ किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस सत्र में शामिल हो जाए, इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी इसमें शामिल करें, ताकि योग का जो प्रदर्शन चल रहा है उसको हम बचाएं और सही मायनों में योग का दर्शन जो स्वामी कुवल्यानंद जी चाहते थे, जो डॉक्टर भोले जी चाहते हैं, जो महर्षि पतंजलि चाहते थे, जो हमारा सनातन धर्म चाहता था, तो सही मायनों में योग का दर्शन किया जाए और योग की वैज्ञानिकता को समझा जाए। धन्यवाद।